क्या अवतार सिंह जी की मंशा है और सरकार की मंशा क्या? उत्तराखंड की सरकार है और उत्तराखंड की जनता के हितों की रक्षा के लिए सरकार है। और विधायक भी हमारे स्थानीय जो विधायक हैं विरोध में नहीं है, हम उनके सपोर्ट में ही हैं। जो कार्य उनको करना चाहिए, जो उत्तराखंड सरकार को ऑलमोस्ट करना ही चाहिए था और जो माननीय विधायक जी को करना ही चाहिए, वो अगर कहीं किसी कारणवशात रुक रहे हैं और अगर उनको अड़चने आ रही हैं, तो हम तो सिर्फ उस अड़चन को दूर करने का काम कर रहे हैं। उस बात के लिए तो उनको हमारा धन्यवाद करना चाहिए। अगर वो कहीं किसी कार्यक्रम में पिछड़ रहे हैं, तो आगे आकर के उसको थोड़ा गति देने का काम कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि 31 जुलाई 2024 की जो आपदा की धनराशि जो हमारे आपदा पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए सरकार ने देने की बात की थी, तो वो कुंडली बंद पड़ी हुई थी। अगर हमने हल्की सी गतिविधि की, तो आप देख रहे हैं कि सर्दी के मौसम के बाद जो ये वसंत मौसम आया, तो पतझड़ जैसे पत्ते हजारों की संख्या में चक जो है क्षेत्र में बंटने लगे हैं। तो ये एक उपलब्धि है माननीय विधायक जी की और वो उत्तराखंड सरकार की कि उनको किसी ने सजग करा और सचेत कराने के बाद तत्काल प्रभाव से जो कार्य बाधित हो चुका था, जो रुक गया था किन्हीं कारणों से और जनता तक वो लोग लाभान्वित होने लग गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम उनका विरोध कर रहे हैं। जो बैठक प्रशासन के स्तर पर थी, उसमें माननीय विधायक जी हमारी उपस्थित थी और केदारनाथ की विधायक का मतलब होता है कि पूरे उत्तराखंड की एक बड़ी पहचान के रूप में श्रीमती आशा नोटियाल जी को जाना जाता है। वो आज एक नई नवेली विधायक के रूप में नहीं है। वो हमारे सामने तीसरी बार विधायक बन रही हैं और 1 दशक वो पहले भी विधायक रही हैं। वो यहाँ की यात्रा को 10 सालों तक पहले भी उन्होंने चलाया है और आज के समय में भी वो विधायक बन करके आज के क्रियाकलापों से और सरकार की जो गतिविधियाँ हैं, जो रजिस्ट्रेशन नामक एक बीमारी जिससे कि क्षेत्र के व्यापक व्यापक जो हित हैं, वो प्रभावित हो रहे हैं और वो लगातार जब से ये रजिस्ट्रेशन का इन्होंने फ़ॉर्मूला लागू किया, उससे जो है क्षेत्रीय जनमानस और जनता परेशान है। तो उसके लिए माननीय विधायक जैसी लोकप्रियता उनकी है, जैसा हम उनका बहुत मान-सम्मान करते हैं। मेरे लिए वो व्यक्तिगत तौर पर बहुत सम्मान की प्रतीक चिन्ह के रूप में है। मैं उनको बहुत सम्मान करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि वो वास्तव में सम्माननीय हैं, क्योंकि उनको जनता के द्वारा बार-बार जो है विजयी बनाया जाता है। तो ऐसे तो उनको नहीं बनाया जाता है, कुछ तो गुण उनमें होंगे। कि जिस वजह से जनता उनको अपना मत देती है। लेकिन मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि माननीय विधायक जी, आपके 173 पोलिंगों में सारी जगहों से आप आगे रहती हैं। हमारे पोलिंगों में, तुम्हारे पोलिंगों में, यहाँ के सभी जगहों के सभी गाँवों से वो आगे रहती हैं, तो इसका मतलब है कि आप लोकप्रिय हैं। और लोकप्रिय किस बात के लिए हैं? कि जब आपका कोई बच्चा, आपका कोई नागरिक अपनी समस्या लेकर के आपके पास आएगा, तो आपको उस पर गौर करना चाहिए। मुझे तो सुनने में ये भी आया कि वो मुझसे आजकल नाराज़ हैं, जबकि वो मेरा उनसे कोई ऐसा राजनीतिक वैमनस्यता नहीं है। मैंने सुना कि वो कह रही थी कि भई ये लोग जो है कि अनर्गल कृत्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि उनको लगा होगा, मैं पूछना चाहता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ कि इतना बड़ा क्षेत्र है, 173 पोलिंग बूथों की कितनी ग्राम पंचायतें हैं? इतनी ग्राम पंचायतों में कितने हमारे सिद्धपीठ हैं? आप कालीमठ से लेकर के रातमाई तक चलो, आप और रुच महादेव की तरफ चलो, आप देवरताल की तरफ चलो, पर्यटक और तीर्थाटन के जो हमारे विशेष स्थल हैं, झाकदार बनसुख की तरफ चलो, जामू जामेश्वर की तरफ चलो, आप मक्कू के मक्कू मठ के जो मंदिर हैं, वो वहाँ चलो। आप चलो जहाँ जो है जहाँ-जहाँ भी हमारी तालतोली राजराजेश्वरी है, फेगू की देवी है, शिला के भगवान जी और तमाम जो मुझे भी पूरा ध्यान भी नहीं आ रहा कितनी जगहों पर हमारा पर्यटक चल सकता है और उसका विस्थापन हम कहाँ-कहाँ कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि माननीय विधायक जी, नाराज़गी व्यक्त करने का समय नहीं है। आप महीने का समय है। हमारे आज कोई गाँव ऐसे नहीं है, जिन गाँवों में जो भवन निर्माण हो गए हैं, वो किसी गेस्ट हाउस से कम नहीं है। आज व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत घर भी एक लॉज से कम नहीं है, एक होटल से कम नहीं है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप क्यों 60% और 40% का गीत गा रहे हैं? सरकार में उसका खंडन क्यों नहीं विधानसभा के सत्र में कर देते हैं कि ये यात्रा 100% कितने परसेंट का कितने परसेंट, कितने हज़ार यात्रियों का परसेंट बताना चाहते हैं आप? आप मुझे बताइए, मैं विधायक जी को पूछना चाहता हूँ कि आप सरकार से पूछिए कि आप जो 60% रजिस्ट्रेशन की जो बाध्यता कर रहे हैं और 40% की जो बाध्यता को आप कर्मचारी अधिकारियों के माध्यम से इसको थोपना चाहते हैं, कितने हज़ार यात्रियों की का परसेंटेज है वो? वो परसेंटेज आखिर है, उसका क्राइटेरिया क्या है? मैं विधायक जी से निवेदन करना चाहता हूँ, आप हमारी रौब हैं, आप हमारा रुतबा हैं, आप हमारी हवा हैं, आप हमारी रक्षक हैं। आपको विधानसभा सत्र में इस बात का खंडन करना होगा और विरोध करना होगा कि ये यात्रा रजिस्ट्रेशन के आधार पे नहीं, रजिस्ट्रेशन अगर यदि होगा, तो वो यहाँ गुप्तकाशी से ऊपर के लिए होगा। गुप्तकाशी से ऊपर केदारनाथ के लिए जब यात्री जाएगा, तो वहाँ के लिए आप यात्री प्रति 15-20 हज़ार जो भी 30 हज़ार तक आपकी जो क्षमता बनती है, उसको करिए। लेकिन हरिद्वार में मत रोकिए उसको। उसको हरिद्वार में रोकने से हमारे देवप्रयाग के लोग कहाँ जाएँगे? हमारी पौड़ी पैठानी की तरफ जो सड़कें हैं, उन पर जो पर्यटक भवन जो वहाँ पर जो बने हुए हैं, जो हमारे देवप्रयाग का जो यात्रा टन है, जो यात्री से जो उसकी आजीविका होनी है, जो श्रीनगर में जो होटल हैं, जो रुद्रप्रयाग की तरफ हैं, जो हमारे तिलवाड़ा और ये अगस्त्यमुनि के क्षेत्र हैं, जो हमारे चोपटा वाली लाइन पर जो कंस्ट्रक्शन हो चुका है, जो यहाँ पर केयरिंग कैपेसिटी का जो हमने निर्माण कर दिया है, उसमें कौन यात्री आएगा जब आप रजिस्ट्रेशन के नाम पर उनको हरिद्वार में रोकने का काम करेंगे? मैं कहना चाहता हूँ माननीय विधायक जी,
कि आप हमसे रुष्ट हो तो कोई बात नहीं, हमारे खिलाफ मुकदमा कर दे तो कोई बात नहीं, हमें जेल भेजवा दो कोई दिक्कत नहीं, हम जमानत करके फिर घर आ जाएंगे और फिर बाद में बातें हो जाएंगी। लेकिन ये बीमारी को खत्म करो, इस रजिस्ट्रेशन वाली बीमारी को। सरकार में बोलो कि रजिस्ट्रेशन वहां से नहीं, हरिद्वार और ऋषिकेश से रजिस्ट्रेशन मत करो आप। हरिद्वार और ऋषिकेश से आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमारी पूरी जो पहाड़ की जो आजीविका है वो बाधित होती है। वो यात्री सड़ता है वहां गर्मी में, मई जून की गर्मी में वो ऋषिकेश में रोता है, वो परेशान होता है, चिल्लाता है, वो वहां हरिद्वार में परेशान होकर के तब वो दूसरे धामों की तरफ जाता है और जहां जगह ही नहीं मिलती है वहां चले जाता है। हमारे यहाँ बहुत जगह है, हमारे यहाँ चौमासी में बहुत जगह है, तिरजुग नारायण में जगह है, हमारे जाल की तरफ जगह है, हमारे मधमेश्वर की तरफ है, जो गोनार का क्षेत्र है, मनसूने में यात्री रुक सकता है, तिउड़ी, बणसू, घुमेरा में, जामू में यात्री रुक सकता है, लोहारा गांव जो सामने पे दिख रहा है उसमें यात्री रुक सकता है, तुलंगा में पर्यटक जा सकता है और आपके लमगोनी में 2000 लोग एक रात को रह सकते हैं। अगर यात्री यहाँ आएगा तो यहाँ पर जो घर में पेइंग गेस्ट के रूप में या तीर्थाटन होगा तो वो जो मजे की बात होगी, वो से जो आपकी वाई होगी, तो हम कह रहे हैं आपको कोई कभी हरा ही नहीं पाएगा। लेकिन आप तो इतने से छोटे अदने से कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष के एक छोटे से कार्यक्रम से आप घबरा करके बयान दे रहे हैं कि ये लोग कुकृत्य कर रहे हैं। तो मुझे आप पर मेरी ये आपसे अपेक्षा नहीं थी। आप बड़ी हैं और बड़े पद पर हैं और एक नहीं 3 बार पहुंच चुके हैं और हम आगे भी आपको देखना चाहेंगे, सरकार में आपका कद बढ़े और आपका रुतबा बढ़े, लेकिन आपके कारनामे ऐसे हों कि जो जनहित के हों। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो आपदा का जो विषय था, उस विषय पर मैं आपसे बार-बार, मैं विधायक जी से मेरी वार्ता हुई, मैं हल्के फोन से बात करता रहा जब से आप विधायक बनी। मैं तब से कह रहा हूं सरकार का मैं क्यों विरोध करूंगा? सरकार तो एक प्रतीक होती है, चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो। जब कांग्रेस की सरकार थी क्या तब आपदा नहीं आई थी? तोलंगा गांव, जिस गांव का आज एक अकेला व्यक्ति, एक पवन नाम का लड़का लापता हुआ है इस आपदा में, उसी तुलंगा गांव के 22 लोग जो है 2013 में भी लापता हुए थे। लेकिन 22 में सरकार कांग्रेस की थी, हरीश रावत जी की थी और उस हरीश रावत जी की सरकार ने 22 के 22 लोगों को 7-7 लाख रुपए का मुआवजा देने का काम किया था। तो क्या आज एक लड़के को उसको नहीं मिलना चाहिए? उसने कौन सा दंड किया, कौन सा पाप किया जो उस ये इस सरकार के कार्यकाल में उसको जो है मृत्यु काल प्राप्त हुआ? कौन सा नहीं पाप है? मान्यवर मैं देखो दूसरा मैं उजागर करना चाहूंगा जी और जो हीरा सिंह जी का पुत्र है उसी जगह पे गौरीकुंड केदारनाथ में बह करके लापता हुआ था, उसको 7 लाख रुपए का आर्थिक सहायता मिली। लेकिन इस बार भी उसी हीरा सिंह राणा का दूसरा बेटा गया और उसको एक चवन्नी नहीं मिलती है। तो ये क्या है, विधायक जी को ऐसा ऐसा जीवो जारी कराने का अधिकार नहीं है क्या हमारे विधायक जी को? कहीं न कहीं राजस्व विभाग के जो पटवारी वर्ग के जो संबंधित अधिकारी हैं, उनके द्वारा भी चेक का वितरण किया जा रहा है और लोगों की जो है सूची जारी हुई थी और उन्होंने कुछ बातें भी रखी, केवाईसी में दिक्कत है, खाते में प्रॉब्लम होने के कारण से। वो भी वहाँ पर एक सांत्वना देने के लिए ये आप गोदी मीडिया का हिस्सा मत बनिए। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जिस बात को घुमा करके कह रहे हैं कि हमारा उनसे खुद ना नहीं, अपने पंच केदार को लेकर है, जहाँ का तमाम जनमानस की बात है, अपने युवा पीढ़ी की स्वरोजगार की बात हम रोज करते हैं। आपने तो सब कुछ प्रत्यक्ष प्रमाणम के रूप में देखा है कि घाटी के अंदर हम सदा वर्तमान विद्यमान रहते हैं, क्योंकि हमें उस घाटी से जन्म जन्मांतर पीढ़ी दर पीढ़ी का हमारे को बाबा केदारनाथ जी का आशीर्वाद है, जिस पर हमारे आपके और तमाम क्षेत्रीय लोगों के घर चलते हैं। पत्रकारों ने एक प्रकार का ट्रेंड बना दिया है कि सरकार के विरुद्ध नहीं बोलना है और केदार घाटी में जो पिछली वर्ष जो टूट-फूट हुई और जो जर्जर हालत है, अभी भी जस की तस हैं। मैं कल गौरीकुंड तक गया था, सोनप्रयाग का आगे का जो रास्ते का हिस्सा मैंने आपको दिखाने की कोशिश भी की और उसको दिखाया नहीं जाएगा वो बात अलग है। लेकिन अगर मुझे संदेह इस बात से भी है कि अगर यदि उससे नहीं दिखाया जाता है या इस बात को प्रकाश में नहीं लिया जाता है तो निश्चित तौर पर इस बार की यात्रा को भी डाइवर्ट करने की एक प्री प्लानिंग है। क्योंकि जो सोनप्रयाग से और केदारनाथ तक के जो रास्ते में टूट-फूट हुई है, जगह-जगह रास्ता जर्जर हुआ है, उसको ट्रीटमेंट अभी तक न कर पाना क्या संदेश देता है? मतलब क्या संकेत है? शासन की कितनी पंक्चुअलता है, कितनी उनकी संवेदनशीलता है कि हमारी यात्रा आने वाली 2 ढाई 3 महीने भी नहीं रह गए हैं और उस यात्रा मार्ग को अभी तक दुरुस्त नहीं किया गया। तो कहीं न कहीं प्रश्न तो बनता है। नहीं, कहीं हामी 7 करोड़ों की सौगात इस केदारखंड विधानसभा को दिया। ये पैसा का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये पैसा है कहाँ? मुझे भी ये जानना ज़रूरी है। ये आप जैसे ही वरिष्ठ और खास समाज का सामाजिक सेवक को देखो ये सारी घोषणाएँ जो है अगर आप हमसे बुलवाएँगे तो फिर वही प्रश्न खड़ा होगा कि ये घोषणाएँ सारी की सारी घोषणाएँ ही प्रश्न चिन्ह के दायरे में खड़े हो जा रही हैं। क्योंकि अगर इतना धन जब आवंटित हुआ है, तो नहीं व्यवस्थाएँ बन रही हैं। हम तो कह रहे हैं भाई विधायक जी को इन चीज़ों पर तीखी नज़र रखनी चाहिए और पारखी बन करके उसका सदुपयोग जनहित में करना चाहिए। और कौन रोक लेगा 600 करोड़ की योजनाओं का अगर यहाँ पर क्रियान्वयन होगा, इम्प्लीमेंटेशन क्षेत्रों में होगा, तो निश्चित तौर पर उनकी वाहवाही होगी और हमारे कहने से क्या हो जाएगा? भाई भाजपा के वो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी तो आज विश्व की सबसे बड़ी और धनी पार्टी मानी जाती है। कहीं न कहीं दिल्ली में भी देखा जा रहा है, कांग्रेस ने भी खाता भी नहीं खोला है। दिल्ली ने पूर्व में भी परिवर्तन किया है। शीला दीक्षित कांग्रेस की नेत्री रही हैं, 15 साल तक लगातार उन्होंने शासन किया है और उसके बाद दिल्ली के जनमानस ने परिवर्तन करा, आपको भी 10 साल का मौका दिया, फिर भाजपा को भी उन्होंने अवसर दे दिया, तो वो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि इतने राष्ट्रीय फलक के नेता नहीं हैं, हम केदार घाटी के लोग हैं और कारोबारी व्यवसायी लोग हैं, गरीब लोग हैं। मैं पुनः इस बात को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार का कोई सत्ता विरोध हम नहीं कर रहे हैं। सत्ता के कार्य शैली पर हम संदेह व्यक्त कर रहे हैं
कि कहीं न कहीं जो पिछली यात्रा काल के दौरान, क्योंकि ये यात्रा काल जो है पूरे उत्तराखंड को संचालित करने वाला यात्रा काल है। इससे जो है मैं आपको अगर आकलन करवाऊँ और आप मेरी बात को सुनने की अगर आप में धैर्य की क्षमता है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो इन गाँव में हैं जनपद रुद्रप्रयाग के अंतर्गत 4600 केवल घी घोड़े हैं और उन घोड़ों को दीपावली के बाद लोग पाल रहे हैं। ₹1 का कोई काम नहीं है उन घोड़ों में, केवल यात्रा के लिए करते हैं। ₹200 का वो प्रतिदिन बोसा खाता है और वही घोड़ा अगर 4600 घोड़ों को अगर आपने तब से 180 दिन तक जो है बोसा खिलाया है, तो वो 16 करोड़ से ऊपर हो जाता है और जब वो 16 करोड़ बोसा तभी वापस हो पाएगा जब उसपे यात्री बैठ के जाएगा। तो एक उतनी ही बात नहीं है, शादियाँ हुई हैं, लोगों ने हट कॉटेज बनाए हैं, लोगों ने घर के शौचालय निर्माण किए हैं, लोगों ने अपने छोटे-मोटे कार्य सब किए हैं और हर दुकानदार जो कीमत का व्यवसायी है, बाज़ार का जो गुप्तकाशी का बाज़ार का दुकानदार है, जो अगस्त्यमुनि और तिलवाड़ा रुद्रप्रयाग का दुकानदार है, उन दुकानदारों को जिन व्यापारियों का जो सामान नीचे से आता है, ये दुकानदार तो आश्वानित रहते ही रहते हैं, यात्रा में आएँगे और खाएँगे और कमाएँगे तब जाके दो। वो नीचे का व्यापारी बढ़िया जिसका लाखों लाख रुपए जो है व्यापारियों को देना होता है और वो सब आशा पे रहते हैं। लेकिन आप रजिस्ट्रेशन के नाम पे जो गुस्ताखी कर रहे हैं विगत वर्षों से, तो ये बहुत बड़ा जो कहते हैं कि बहुत बड़ा बाधक व्यवस्था है, बहुत बड़ी हानिकारक एक व्यवस्था है। आप बिल्कुल भी मैं पर्सनली कहना चाहता हूँ, केदारनाथ की विधायक श्रीमती आशा नौटियाल जी से मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहता हूँ। करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को वहीं खत्म कर दीजिए और गुप्तकाशी के बाद केदारनाथ तक के लिए जो व्यवस्था होती है 15, 20, 25, 30 हजार जो भी तय होता है वो यात्री को भेजो, बाकी यात्रियों को हमारे क्षेत्रों में फैला दो। ग्रामीण पर्यटन का दर्शन कराओ और हमारे सिद्ध पीठों के दर्शन कराओ, हमारे जो रमणीक स्थल है उनके दर्शन कराओ। ये मेरा निवेदन है और यही मेरा विरोध है और यही मेरा समर्थन है। अब इसको आप जिस भी दिशा में लेना चाहते हैं, लेकिन आगामी विधानसभा सत्र में मैं चाहूंगा कि केदारनाथ की विधायक श्रीमती आशा नौटियाल जी कि वो जरूर इस बार के विधानसभा सत्र में इस बात को करेंगी कि यात्रियों का रजिस्ट्रेशन होगा तो गुप्तकाशी के बाद होगा। गुप्तकाशी तक आप स्वतः स्फूर्त आने दो और देवरा ताल की तरफ भेजो। तमाम ताल है हमारे रमणीक से रमणीक ताल हैं, तालाब हैं और तमाम हमारे जो पंवाली कांठा की तरफ यात्री जाएगा और वहां मत सड़ाओ। पर्यटक और तीर्थाटन का जो विकास अगर आपको करना है तो आप उनको यहाँ तक आने दो, गुप्तकाशी तक आने दो। उनके लिए केदारनाथ के लिए उसको रजिस्ट्रेशन की जो प्रतिबंध की जो नियमावली है वो केदारनाथ के लिए हो, लेकिन ये जनपद रुद्रप्रयाग से ऊपर श्रीनगर से ऊपर पौड़ी की तरफ लैंसडाउन की तरफ अरे यहाँ आने दो भैया। उनको वहां क्यों रोक रहे हो? सड़ने के लिए मजबूर क्यों करो? गर्मियों के दौरान मई जून की गर्मी में यात्री जब देश से आता है तो पहाड़ों पे हवा खाने के लिए आता है। वो आप क्यों डर रही हो कि केदारनाथ में यहाँ ये लोग यात्री आएंगे तो क्या खाएंगे? वो की मठ में बैठ जाएंगे यात्री, गंगवाड़ी भटवाड़ी में बैठ जाएंगे, मंगोली में बैठ जाएंगे। लोगों के घरों में व्यवस्थाएं जुट चुके हैं वो पेइंग गेस्ट के रूप में। मैं प्रार्थना करता हूँ और बड़ा नेता नहीं हूँ, छोटा कार्यकर्ता हूँ। मुझे अगर मुकदमा करना होगा तो आप कर लेना, जेल भी पहुंचाना होगा तो मैं तैयार हूँ, लेकिन जनता के साथ ऐसा बिल्कुल ना करो। उनकी रोजी रोटी आजीविका को खंडित करने का काम ना करो। ये रजिस्ट्रेशन का फंडा खत्म करो, ये मेरा कहना है। तो देखा है अवतार नेगी जी ने घाटी और माटी की बात, यहाँ के स्वरोजगार को देखा, यहाँ के पंचकेदार और यहाँ के तमाम जो भी हमारे तीर्थन क्षेत्र हैं, चाहे वो काशीपट मंदिर हो, हमारे पास बहुत बड़े यात्री खासकर बाबा केदारनाथ जी के तीर्थधाम के लिए आता है, अपनी आस्था के लिए आता है और अपने तर्पण के लिए भी आता है। इसमें कई सारी बातें हैं, उनकी कई सारी अपने सनातन धर्म के प्रति अटूट विश्वास प्रेम है। जहाँ तक देखा गया है इस सत्र में अभी आपने देखा कि जो पिछले सत्र की बात इस प्रकार से रास्तों का रोना रहा और रजिस्ट्रेशन को लेकर कहीं बात रही, इस पर तमाम घाटी के जो वर्ग समाज हो चाहे वो व्यवसायी वर्ग हो, कहीं ना कहीं काफी पीड़ित और आहत था है। जिस प्रकार से लूट का मामला भी कहीं ना कहीं सामने था, आने वाले सत्र में बरसात काल आता है उस पर कहीं ना कहीं हम आस्थावान लोग हैं, सनातनी लोग हैं, तो कहीं ना कहीं आपदा जैसे कई ऐसे चेहरे देखने पड़ते हैं जिसमें तमाम जनमानस का, आए हुए श्रद्धालुओं का, क्षेत्रीय लोगों का बड़ा अहित होता है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। थैंक यू श्रीमान, श्री समय देने के लिए। जय श्री राम, हर हर।